इस वीडियो में हम लोग कक्षा 8 की इतिहास पुस्तक को शुरू करने वाले हैं, जिसका नाम है अतीत से वर्तमान तक भाग 3। ये बिहार बोर्ड का ये इतिहास का किताब है कक्षा 8 का। और इसमें सबसे पहले हम इसके अनुक्रमणिका को देख लेते हैं। यहाँ पे 8 चैप्टर दिए गए हैं, सबको पहले एक बार देख लेते हैं। अध्याय संख्या और शीर्षक का नाम। तो सबसे पहला जो यहाँ पे अध्याय है, अध्याय 1 में पढ़ना है कब, कहाँ और कैसे, जो पेज नंबर 1 से 22 तक है। अध्याय 2 में पढ़ना है भारत में अंग्रेजी राज्य की स्थापना। अध्याय 3 में पढ़ना है ग्रामीण जीवन और समाज। अध्याय 4 में पढ़ना है उपनिवेशवाद एवं जनजातीय समाज। 5वां है शिल्प एवं उद्योग। 6ठा है अंग्रेजी शासन के खिलाफ संघर्ष 1857 का विद्रोह। 7वां है ब्रिटिश शासन एवं शिक्षा। और 8वां है जातीय व्यवस्था की चुनौतियाँ। तो इस पुस्तक में 8 चैप्टर दिए गए हैं। इस 8 चैप्टर का हम लोग रीडिंग देने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला यहाँ पे चैप्टर शुरू होता है अध्याय 1। अध्याय 1 में है कब, कहाँ और कैसे। तो सबसे पहले इसका हम समझते हैं हेडिंग को कि कब, कहाँ और कैसे। तो इतिहास में बहुत सारी घटनाएं घटी हैं और जब से उन घटनाओं का लिखित विवरण उपलब्ध होने लगा है तो वह इतिहास कहलाने लगा है। बहुत सारे साक्ष्य स्रोत मिलते हैं उसके। तो कोई भी घटना कब घटी, कहाँ पर घटी और कैसे घटी, उसका कारण क्या था। तो इतिहास में जब भी हम पढ़ते हैं तो यही 3 प्रश्न चिन्ह का हम प्रयोग करते हैं कि आखिर कोई इवेंट, कोई घटना घटा तो कब घटा, कहाँ पर घटा और कैसे घटा। ठीक है, तो इस चैप्टर में यही शीर्षक के अंतर्गत हम लोग रीडिंग देने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछली कक्षाओं में हमने यह जाना है कि अध्ययन की सुविधा के लिए इतिहास को प्राचीन, मध्य एवं आधुनिक 3 कालखंडों में बांटा गया है इतिहास को। कक्षा 6 में आपने प्राचीन एवं कक्षा 7 में मध्यकाल में हुए मुख्य परिवर्तनों एवं विशेषताओं के बारे में जाना। अब कक्षा 8 में हम मुख्य रूप से आधुनिक काल में हुए परिवर्तनों और उनकी जानकारी हमें जिन स्रोतों से मिलती है उनके बारे में जानेंगे। प्रत्येक काल में होने वाले परिवर्तन ही उस काल की विशेषता होती है। आप यह भी जानते हैं कि हमारी दुनिया शुरू से लेकर आज तक कभी भी स्थिर नहीं रही है। यह हम लोगों के सामूहिक क्रियाकलापों के कारण हमेशा बदलती रहती है। इन बदलावों के कारण हमारे समाज, अर्थव्यवस्था, राजनीति, कला, संस्कृति आदि प्रायः सभी क्षेत्रों में परिवर्तन होते रहते हैं। आधुनिक युग में भी बहुत सारे परिवर्तन हुए हैं। ये परिवर्तन हमारे देश के साथ साथ दुनिया के अन्य भागों में हुए हैं। ये परिवर्तन कब और कैसे शुरू हुए और उन्होंने दुनिया को किस तरह प्रभावित किया, आइए इसे समझने का प्रयास करें। पुनर्जागरण। आधुनिक युग को जन्म देने वाले अनेक परिवर्तनों की शुरुआत सबसे पहले यूरोप में हुई। 15वीं शताब्दी में इटली में एक नया आंदोलन आरंभ हुआ जिसे पुनर्जागरण कहा जाता है। इस आंदोलन ने लोगों को स्वतंत्र रूप से सोचने और पहले से चले आ रहे सिद्धांतों पर प्रश्न उठाने के लिए प्रेरित किया। फलतः वैज्ञानिक पद्धति का प्रसार हुआ। वैज्ञानिक पद्धति का अर्थ है प्रश्न प्रस्तुत करके प्रयोग द्वारा सत्य को जानना। वैज्ञानिक पद्धति का क्या मतलब है? वैज्ञानिक पद्धति का अर्थ है कि प्रश्न प्रस्तुत करके यानी प्रश्न करके प्रयोग द्वारा सत्य को जानना। प्रश्न चिन्ह लगाने की इस आज़ादी ने लोगों को अपने ही शासकों के प्रति आवाज़ बुलंद करने के लिए भी प्रेरित किया। धार्मिक क्षेत्र में भी लोग अंधविश्वास पर आधारित आपत्तिजनक प्रयासों के खिलाफ आवाज़ उठाने लगे। व्यापार संबंधों और अन्य संपर्कों के जरिए इस दृष्टि का धीरे धीरे दुनिया के अन्य भागों में भी विस्तार हुआ। खोज यात्राएं। सीमित मान्यताओं की सच्चाई जांचने के साथ साथ इस वक्त नई चीज़ों को खोजने के भी काफ़ी प्रयास किए गए। इस समय अपने इलाके से बाहर की दुनिया के बारे में जानने का भी प्रचलन हुआ। इसके अंतर्गत यूरोप के नाविकों और नौचालकों ने दुनिया के अन्य देशों तक पहुंचने के प्रयास शुरू किए। एशिया और अमेरिका के देशों तक पहुंचने के लिए समुद्री मार्गों की खोज भी इन्हीं प्रयासों का परिणाम थी। इन प्रयासों से यूरोप के लोग कुछ ऐसे देशों तक भी पहुंच पाए जिनके बारे में उन्हें और दुनिया के बहुत सारे लोगों को कोई जानकारी नहीं थी। आपने स्पेन के प्रसिद्ध नाविक कोलंबस के बारे में सुना होगा, जिसने इसी समय 1492 ईस्वी में अमेरिका महाद्वीप की खोज की। पुर्तगाल के नाविक वास्को डिगामा के बारे में भी आपने सुना होगा कि उसने 1498 ईस्वी में यूरोप से भारत तक के समुद्री मार्ग की खोज की थी। इसके बारे में विशेष रूप से इकाई 2 में पढ़ेंगे। नए मार्गों और
भूभागों की खोज का एक परिणाम यह हुआ कि यूरोप के देशों का इन नए देशों के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित हुआ। पूंजीवाद एवं औद्योगिक क्रांति। इन व्यापारिक संबंधों से यूरोप के व्यापारियों ने बहुत लाभ कमाया। लाभ होने के कारण धीरे धीरे इनके पास पूंजी जमा होने लगी। इस पूंजी को उन्होंने पुनः व्यापार में लगाया। इस प्रकार 15वीं शताब्दी के अंत तक यूरोप में एक नई सामाजिक व्यवस्था का जन्म हुआ, जिसे पूंजीवाद कहते हैं। इस नई सामाजिक व्यवस्था की मुख्य विशेषता थी पूंजीपतियों और श्रमिकों के दो नए वर्गों का उदय। पूंजीपति व्यापार के लिए तैयार होने वाली वस्तुओं के मालिक थे और उनका मुख्य उद्देश्य था मुनाफा कमाना। श्रमिक लोग वस्तुओं का उत्पादन करते थे और पूंजीपतियों से वेतन प्राप्त करते थे। पूंजीवाद के विकास के साथ साथ उत्पादन के तरीकों में भी परिवर्तन होने लगा। आपको याद होगा कि मध्यकाल में कपड़े जुलाहे अपने हाथों से बनाते थे। आधुनिक युग में कपड़े जुलाहे के अतिरिक्त मशीनों से भी तैयार किए जाने लगे। मशीनीकरण की यह प्रक्रिया इंग्लैंड में 18वीं सदी के उत्तरार्ध में शुरू हुई और धीरे धीरे अन्य देशों में भी फैली, जिसे औद्योगिक क्रांति का नाम दिया गया। उपनिवेशवाद एवं साम्राज्यवाद। उद्योगों की स्थापना के कारण इन देशों में वस्तुओं का उत्पादन काफ़ी तेजी से होने लगा। अब इन तैयार वस्तुओं को बेचने के लिए बाजार की आवश्यकता थी। साथ ही इन वस्तुओं को तैयार करने के लिए कच्चे माल की आवश्यकता भी थी। इन दोनों ही आवश्यकताओं ने यूरोप के देशों को अपने देशों से बाहर की दुनिया में पैर फैलाने पर मजबूर कर दिया। इन देशों को लगा कि अगर वे दूसरे देशों की अर्थव्यवस्था पर काबू पा लेंगे तो उन्हें अपने उद्योगों के लिए न केवल कच्चा माल सस्ते दामों में मिलने लगेगा, बल्कि उनके तैयार माल के लिए बाजार भी उपलब्ध हो जाएगा। इससे साम्राज्यवादी व्यवस्था की शुरुआत हुई। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में शुरू हुई यह प्रक्रिया एशिया, अफ्रीका और दक्षिण अफ्रीका के अधिकांश देशों को औद्योगिक यूरोपीय देशों के आर्थिक व राजनीतिक नियंत्रण के अंदर से ले आई। इस प्रक्रिया के अंदर शासित देश कॉलोनी अर्थात उपनिवेश कहलाए। बड़े पैमाने पर इस प्रक्रिया को अपनाने के कारण इस युग को औपनिवेशिक युग भी कहते हैं। ऊपर येलो कलर में दिया गया है, इन्हें भी जाने। साम्राज्यवाद। सैनिक अथवा अन्य तरीके से विदेशी भूभाग के प्रदेशों को अपने अधीन कर अपना राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित करना ही साम्राज्यवाद कहलाता है। अमेरिकी एवं फ्रांसीसी क्रांति। दुनिया में हो रहे इन बदलावों के बीच 18वीं सदी के अंतिम दशकों में दो और महत्वपूर्ण बदलाव हुए। पहले का संबंध अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम से एवं दूसरे का संबंध फ्रांसीसी क्रांति से है। अमेरिका की खोज के बाद वहां पर यूरोप के देशों ने अपना कब्जा जमा लिया था। धीरे धीरे यहां बस गए लोगों ने ही यूरोपीय देशों के शासन के खिलाफ संघर्ष शुरू किया। इसी तरह फ्रांस के लोगों ने भी राज परिवार तथा सामंत वर्ग के खिलाफ संघर्ष शुरू किया। इन दोनों ही देशों में लोगों का अत्याचार, शोषण और अन्याय के खिलाफ एकजुट होकर किया गया संघर्ष सफल रहा। इसके बाद इन देशों के लोगों ने अपने अपने देशों में गणतंत्र प्रणाली की सरकार स्थापित की। स्वतंत्रता और समानता उनके मार्गदर्शक सिद्धांत बन गए। फ्रांस और अमेरिका के इन आंदोलनों का कई देशों के लोगों पर बड़ा प्रभाव पड़ा। इसका एक प्रभाव यह भी था कि धीरे धीरे एक निश्चित क्षेत्र में रहने वाले लोगों में जो लंबे समय से एक दूसरे के साथ थे और जो एक जैसी भाषा बोलते थे, अपने को एक जैसा मानने या एक राष्ट्र के रूप में पहचाने जाने की परंपरा शुरू हुई। आधुनिक काल एवं हमारा देश। इसके पहले येलो कलर वाला पढ़ लेते हैं। प्रायः 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध को 1750 ईस्वी के बाद, उत्तरार्ध का मतलब होता है जो बीच वाला 50 साल होता है उसके बाद, तो यहाँ 18वीं शताब्दी मतलब 1700 समथिंग जब रहेगा तो 18वीं शताब्दी उसको कहते हैं। आधुनिक काल का प्रारंभ माना जाता है, यानी 1750 के बाद 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध को आधुनिक काल का प्रारंभ यानी शुरुआत माना जाता है। आधुनिक शब्द का इस्तेमाल जब समय के संदर्भ में किया जाता है तो इसका अर्थ अतीत का सबसे नज़दीक हिस्सा जो पिछले लगभग 300 वर्षों से संबंधित है। ठीक है। इस प्रकार यूरोप में हुए इन परिवर्तनों से प्रभावित होकर अन्य देशों के लोगों ने नए ढंग से सोचना विचारना शुरू कर दिया। नए उपनिवेशों की तलाश में जब यूरोपीय हमारे देश में आए तो हमारे देश पर भी इन परिवर्तनों का प्रभाव पड़ा। आपको याद होगा कि 18वीं शताब्दी के शुरू में हमारा देश किस प्रकार टुकड़ों में बटा हुआ था। इसी समय यूरोप के व्यापारी भारत के विभिन्न भागों में व्यापार में जुटे थे। उनमें से जो व्यापारी इंग्लैंड से आए वे व्यापार करते करते धीरे धीरे हमारे देश के शासक बन बैठे। इन्होंने हमारे देश के स्थानीय नवाबों व राजाओं को हराकर अपना शासन स्थापित किया।
इनके बारे में विस्तार से आप इकाई 2 में पढ़ेंगे। आगे के 200 सालों तक हमारे देश पर इनका शासन रहा, यानी अंग्रेज लगभग 200 वर्षों तक हमारे देश पर शासन किए। हमारे देश में अंग्रेजी शासन आने से अंग्रेजी शिक्षा एवं नवीन विचारों का प्रवेश हुआ, फलतः भारतीय लोगों में जागृति आई। आगे की इकाइयों में आप देखेंगे कि किस प्रकार अंग्रेजों ने हमारे देश के आर्थिक संसाधनों का अपने लाभ के लिए इस्तेमाल किया, अपनी ज़रूरत की चीज़ों को सस्ती कीमत पर खरीदा, निर्यात के लिए या अपने लाभ के लिए नई फसलों की खेती कराई। आगे आप यह भी जानेंगे कि लंबे समय तक अंग्रेजी शासन के फलस्वरूप हमारे देश के मूल्यों, मान्यताओं, पसंद नापसंद, रीति रिवाज और तौर तरीकों के में महत्वपूर्ण बदलाव आए। जब एक देश पर किसी दूसरे देश के दबदबे से इस तरह के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव आते हैं तो इस प्रक्रिया को औपनिवेशीकरण कहा जाता है और इस अवस्था को उपनिवेशवाद कहते हैं। इस काल विभाजन से अलग हटकर कुछ इतिहासकार आर्थिक तथा सामाजिक कारकों के आधार पर भी अतीत के विभिन्न कालखंडों की विशेषताएं तय करते हैं। इसी तरह कई अंग्रेज इतिहासकारों ने भारतीय इतिहास के कालखंडों को अपने नज़रिए से बांटने की कोशिश की है। 1817 ईस्वी में स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री, इतिहासकार और राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल ने तीन खंडों में हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिश भारत का इतिहास नामक एक किताब लिखी। इस किताब में उन्होंने भारत के इतिहास को हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश इन 3 कालखंडों में बांटा। यह विभाजन इस विचार पर आधारित था कि शासकों का धर्म ही एकमात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन होता है। कालखंडों के इस निर्धारण को उस वक्त लोगों ने मान भी लिया। जेम्स मिल को लगता था कि एशियाई देश प्रगति और सभ्यता के मामले में यूरोप से काफ़ी पीछे थे। उनका मानना था कि भारत में अंग्रेजों के आने से पहले यहाँ हिंदू और मुसलमान तानाशाहों का शासन था। भारत के लोग इतने पिछड़े और असभ्य थे कि अंग्रेजी शासन से ही उसका कल्याण हो सकता था। अंग्रेज भारतीयों से श्रेष्ठ और बेहतर थे। एक ओर तो वे भारतीय इतिहास को हिंदू और मुस्लिम काल में बांटते हैं, जबकि अपने लिए ब्रिटिश शब्द का प्रयोग करते हैं, ईसाई शब्द का प्रयोग नहीं करते। ब्रिटिश शब्द से संभवतः अपनी एकता और राष्ट्रीयता का बोध कराना चाहते थे। जरा सोचिए, क्या इतिहास के किसी कालखंड की अवधि को हिंदू, मुस्लिम या ईसाई दौर कहा जा सकता है? क्या किसी भी अवधि में किसी तरह के धर्म एक साथ नहीं चलते? क्या किसी अवधि में अन्य धर्मों के लोगों के जीवन और तौर तरीकों का कोई महत्व नहीं होता? हमें यह याद रखना चाहिए कि किसी भी अवधि का इतिहास किसी एक तरह के लोगों से अकेले नहीं बनता, बल्कि समाज के सारे लोगों को एक साथ मिलकर साथ चलने से बनता है। इतिहास को जानिए। आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा है कि इतिहासकार इतिहास को जानने के लिए जिन स्रोतों या साधनों का प्रयोग करते हैं उसे ऐतिहासिक स्रोत कहते हैं। कक्षा 6 एवं कक्षा 7 में भी आपने ऐतिहासिक स्रोतों के बारे में पढ़ा था। स्मरण करें, प्राचीन काल एवं मध्यकाल के स्रोत तो प्रायः एक ही थे, लेकिन प्राचीन काल की तुलना में मध्यकाल में स्रोतों की संख्या काफ़ी अधिक हो गई। आपने देखा कि पुराने प्रकार के स्रोतों के अतिरिक्त मध्यकाल में कुछ नए स्रोत भी सामने आए। आगे आप पाएंगे कि आधुनिक काल में इन स्रोतों की संख्या एवं विविधता में और भी वृद्धि हुई। ऐसा क्यों हुआ? आइए इसे समझने का प्रयास करें। 7वीं कक्षा में आपने पढ़ा था कि 19वीं सदी से पहले के सालों में छापाखाने नहीं थे। लिपिक या नकल नवीस हाथ से ही पांडुलिपियों की प्रतिकृति बनाते थे। बाद में 19वीं सदी के मध्य तक छपाई तकनीक के माध्यम से सरकारी विभाग की कार्यवाहियों के दस्तावेज की कई प्रतियां बनाई जाने लगी। इन महत्वपूर्ण दस्तावेजों की प्रतियों को आप आज भी अभिलेखागारों एवं पुस्तकालयों में देख सकते हैं। अभिलेखागारों में सरकार के दस्तावेजों को सुरक्षित रखा जाता है। इन दस्तावेजों में सरकार की योजनाओं एवं कर से संबंधित दस्तावेज, पुलिस एवं सीआईडी रिपोर्ट, विभिन्न राजनीतिक पार्टियों की गतिविधियों के रिकॉर्ड, विभिन्न कमीशनों के रिकॉर्ड आदि शामिल होते हैं। आज भी हर जिले में एक एक रिकॉर्ड रूम होते हैं। इन्हें आप भी देख सकते हैं। इनके अतिरिक्त तहसील के दफ्तर, कलेक्ट्रेट, कमिश्नर के दफ्तर, कचहरी आदि के रिकॉर्ड रूम भी महत्वपूर्ण है। इसी तरह पुस्तकालयों में वर्षों पहले के पुराने अखबार, व्यक्तिगत पत्र, डायरियाँ, निजी दस्तावेज
आदि चीज़ें सुरक्षित रखी जाती हैं। महान व्यक्तियों के जीवन एवं आत्मकथा भी इतिहास के अध्ययन में उपयोगी साबित हुए हैं। इन पुस्तकों से हमें उन व्यक्तियों के बारे में विशेष जानकारी मिलती है जिन्होंने राजनीति, प्रशासन एवं समाज सेवा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान किया है। साथ ही इन पुस्तकों से हमें उस समय के समाज में हो रही विभिन्न प्रक्रियाओं के बारे में भी पता चलता है। अपने देश की राजधानी दिल्ली में राष्ट्रीय अभिलेखागार, नेहरू स्मारक पुस्तकालय एवं पटना स्थित सच्चिदानंद सिन्हा पुस्तकालय, बिहार राज्य अभिलेखागार जैसी संस्थाओं में आप जाकर इन सामग्रियों का अध्ययन कर सकते हैं। हाल के दिनों में पिछली पीढ़ी के महत्वपूर्ण व्यक्तियों के भाषण, साक्षात्कार एवं स्मृतियों की रिकॉर्ड रखने की परंपरा भी कुछ संग्रहालयों में शुरू की गई है। 19वीं सदी की शुरुआत तक पूरे देश का मानचित्र तैयार करने के लिए बड़े बड़े सर्वेक्षण किए जाने लगे। सर्वेक्षणों में धरती की सतह, मिट्टी की गुणवत्ता, वहां मिलने वाले पेड़ पौधों और जीव जंतुओं तथा स्थानीय फसलों का पता लगाया जाता था। इसके अलावा वानस्पतिक सर्वेक्षण, प्राणी वैज्ञानिक सर्वेक्षण, पुरातात्विक सर्वेक्षण, मानव शास्त्रीय सर्वेक्षण, वन सर्वेक्षण आदि कई दूसरे सर्वेक्षण भी किए जाते थे। आज ये सारे सर्वेक्षण महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्रोत साबित हो रहे हैं। 19वीं सदी के आखिर से हर 10 साल में जनगणना भी की जाने लगी। जनगणना के द्वारा भारत के सभी प्रांतों में रहने वाले लोगों की संख्या, उनका धर्म, जाति, व्यवसाय, शैक्षणिक स्तर आदि के बारे में जानकारियां इकट्ठा की जाती है। इन जानकारियों के आधार पर उनके बेहतरी के लिए भावी योजनाएं तैयार की जाती है। इन सारे ऐतिहासिक स्रोतों के अलावे एक आम अनपढ़ आदमी, आदिवासी, किसान, खदानों में काम करने वाले मजदूर, फुटपाथ पर जिंदगी गुजारने वाले गरीब क्या सोचते थे, उनके अनुभव क्या थे, इसे जानने के लिए हम लोगों को अभी और कोशिश करनी पड़ेगी। इसके लिए हमें उस समय के कवियों और उपन्यासकारों की रचनाएं, स्थानीय बाजारों में बिकने वाली लोकप्रिय पुस्तकें, यात्रियों के संस्मरण आदि चीज़ों को टटोलना होगा। आपने महान उपन्यासकार मुंशी प्रेमचंद के बारे में अवश्य सुना होगा। इनकी कई रचनाएं जैसे गबन, गोदान एवं कफन में एक सामान्य आदमी की परिस्थितियों का जिक्र है। इनकी रचनाओं में तत्कालीन समाज की तस्वीर भी देखने को मिलती है। कुछ लोग कहानियाँ, उपन्यास एवं ऐतिहासिक घटनाओं पर आधारित फिल्म भी बनाते हैं। इन फिल्मों के माध्यम से हम मनोरंजन के रूप में अतीत के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। करीब 200 साल पहले कैमरे का आविष्कार हुआ था। भारत में इसका इस्तेमाल 1850 ईस्वी के दौरान शुरू हुआ। मुगल साम्राज्य के अंतिम बादशाह बहादुर शाह द्वितीय का फोटो उपलब्ध है। वह पहला और आखिरी मुगल बादशाह था जिसकी फ़ोटो कैमरे से खींची गई थी। ऐतिहासिक स्रोत के रूप में व्यक्तियों, स्थानों और वस्तुओं के फ़ोटो बहुत उपयोगी साबित होते हैं। आपने अभी तक ऐतिहासिक स्रोतों के बारे में जाना। आइए कुछ ऐतिहासिक स्रोतों को विभिन्न समाचार पत्रों, CID रिपोर्ट एवं पत्र के माध्यम से देखने का प्रयास करें। ये बहादुर शाह द्वितीय का फोटो है जो कैमरे से खींचा गया था। ये सब कुछ आप देख सकते हैं जो रिपोर्ट है। ये सब कुछ रिपोर्ट दिए गए हैं समाचार पत्रों के, आप देख सकते हैं। यहाँ पे एक स्रोत दिया गया है। 31 मार्च को पंडित जवाहरलाल नेहरू छपरा से अपनी सभा की शुरुआत की। छपरा रेलवे स्टेशन पर डॉक्टर महमूद एवं करीब 400 कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। 9 बजे सुबह से आस पास के इलाकों के करीब 8 गांवों में सभाएं की। प्रायः हर जगह लोगों से अहिंसात्मक ढंग से नमक कानून तोड़ने का आग्रह किया। 31 मार्च की रात को बेतिया के लिए रवाना हो गए। अगले दिन 1 अप्रैल को बेतिया में करीब 20,000 लोगों की सभा को संबोधित किया। बेतिया से कार द्वारा मोतिहारी के लिए रवाना हुए। वहां दोपहर को करीब 10,000 लोगों की भीड़ को संबोधित किया। हर जगह लोगों ने उत्साहपूर्वक उनका स्वागत किया। अपने बिहार भ्रमण के दौरान उन्होंने सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, हाजीपुर एवं सारण जिलों में लोगों को अंग्रेजी शासन द्वारा प्रतिबंधित नमक कानून तोड़ने के लिए प्रेरित किया। 3 अप्रैल को उन्होंने सारण जिले में चौकीदारों से अंग्रेजी सेवा छोड़ने का आग्रह किया। CID विभाग की रिपोर्ट 1930 मेमो नंबर 3639 हिंदी अनुवाद। यह एक रिपोर्ट था नेहरू जी से संबंधित। जब वे बिहार आए थे तो बिहार के जिन जिलों में उन्होंने भ्रमण किया था उसका रिपोर्ट है ये। यहाँ पे सब कुछ रिपोर्ट दिया गया है, आप इसे देख सकते हैं।
ये सब कुछ समाचार पत्रों का रिपोर्ट है। यहाँ पे कुछ मैन्युस्क्रिप्ट रिपोर्ट है, हाथ से लिखा हुआ है। ये सब हैंड रिटन रिपोर्ट है। अब एक लेटर पढ़ते हैं। स्रोत वायसराय के नाम गांधी जी का पत्र है। ये सत्याग्रह आश्रम साबरमती 2 मार्च 1930 को यह लिखा गया था। इसमें गांधी जी ने लिखा, वायसराय को गांधी जी ने पत्र लिखा था। प्रिय मित्र, निवेदन है कि इसके पहले कि मैं सविनय कानून भंग शुरू करूं और शुरू करने पर जिस जोखिम को उठाने के लिए मैं इतने सालों से हिचकिचाता रहा हूं उसे उठाऊं, इस उम्मीद से मैं आपको यह पत्र लिखने जा रहा हूं कि अगर समझौते का कोई रास्ता निकल सके तो इसके लिए कोशिश कर देखें। अहिंसा में मेरा विश्वास तो जाहिर ही है। जानबूझकर मैं किसी भी प्राणी की हिंसा नहीं कर सकता, तो फिर मनुष्य हिंसा की तो बात ही क्या है। फिर भले ही उन मनुष्यों ने मेरा या जिन्हें मैं अपना समझता हूँ उनका बड़े से बड़ा अहित ही क्यों न किया हो। इसलिए जो भी अंग्रेजी सल्तनत को मैं एक बला मानता हूँ, तो भी मैं यह कभी नहीं चाहता कि एक भी अंग्रेज को यह भारत में उपार्जित उसके एक भी उचित हित को किसी तरह का नुकसान पहुँचे। तो फिर मैं किस कारण अंग्रेजी राज को साप रूप मानता हूँ? कारण यह है, इस राज्य ने एक ऐसा तंत्र खड़ा कर लिया है कि जिसकी वजह से मुल्क हमेशा के लिए बढ़ते हुए परिणाम में बराबर चूसा जाता रहे। अलावा इसके इस तंत्र का फौजी और दीवानी खर्च इतनी ज़्यादा तबाही करने वाला है कि मुल्क उसे निकाले। अगर आप न सुनेंगे तो, लेकिन अगर ऊपर लिखी बुराइयों को दूर करने का कोई इलाज आप ढूंढ निकालेंगे और मेरे इस खत का आप पर कोई असर न होगा, तो इस महीने की 11वीं तारीख को मैं अपने आश्रम के जितने साथियों को ले जा सकूंगा उतने साथियों के साथ नमक संबंधी कानून को तोड़ने के लिए कदम बढ़ाऊंगा। गरीबों के दृष्टि बिंदु से यह कानून मुझे सबसे ज़्यादा अन्यायपूर्ण मालूम हुआ है। आज़ादी की यह लड़ाई खासकर देश के गरीब से गरीब लोगों के लिए है, अतः यह लड़ाई इस अन्याय के विरोध से ही शुरू की जाएगी। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी। समय के साथ परिवर्तन। कक्षा 7 में हम लोगों ने पढ़ा था कि समय के साथ हमारे समाज में अनेक परिवर्तन होते रहते हैं। ये परिवर्तन कभी शब्दों के अर्थ, कभी स्थानों के नाम, कभी भौगोलिक सीमाओं एवं जीवन शैली के संदर्भ में होते रहते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में आधुनिक भारत, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, भूटान और मालदीव सम्मिलित हैं। इनमें भारत, पाकिस्तान तथा बांग्लादेश अंग्रेजों के भारतीय साम्राज्य के अभिन्न अंग थे। म्यांमार, तत्कालीन बर्मा तथा श्रीलंका, तत्कालीन सिलोन भी 1937 ईस्वी तक अंग्रेजों के एशियाई साम्राज्य के अंग थे। स्वतंत्रता के बाद हमारा देश हिंदुस्तान 2 भागों में विभाजित हो गया। बलूचिस्तान, सिंध, पश्चिमी पंजाब एवं पूर्वी बंगाल पाकिस्तान में चले गए। बाद में पाकिस्तान का पूर्वी हिस्सा अलग होकर बांग्लादेश के नाम से स्वतंत्र देश बना। 20वीं शताब्दी के आरंभ में बिहार एवं उड़ीसा बंगाल प्रांत के अंग थे। 1912 ईस्वी में बिहार एवं उड़ीसा को बंगाल से अलग कर एक नए प्रांत के रूप में संगठित किया गया। 1936 में उड़ीसा को बिहार से अलग कर दोनों को अलग प्रांत का दर्जा दिया गया। पुनः 15 नवंबर 2000 को बिहार से उसके दक्षिण पठारी क्षेत्र को अलग कर पृथक झारखंड राज्य गठित हुआ। यह बिहार का नक्शा है, इसमें सभी जिलों को दिखाया गया है। यह मैप है बिहार का, आप देख सकते हैं। यहाँ पे कुछ रिक्त स्थानों को भरिए, इसको देख लेते हैं। पूंजीपतियों का मुख्य उद्देश्य था अधिक से अधिक मुनाफा या लाभ कमाना। 15वीं शताब्दी में एक नए आंदोलन की शुरुआत हुई जिसे पुनर्जागरण कहते हैं।
मशीनों से वस्तुओं के उत्पादन की प्रक्रिया को औद्योगिक क्रांति कहते हैं। अभिलेखागार में सरकारी दस्तावेजों को सुरक्षित रखा जाता है। समय के साथ देश और राज्य की भौगोलिक सीमाओं में परिवर्तन होते रहते हैं। सही और गलत को देख लेते हैं। वैज्ञानिक पद्धति का अर्थ है प्रश्न प्रस्तुत कर प्रयोग द्वारा ज्ञान प्राप्त करना, ये कथन सही है। अंग्रेज इतिहासकार जेम्स मिल का भारतीय इतिहास का धर्म के आधार पर बांटना उचित था? नहीं, यह गलत हो जाएगा। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के बाद वहाँ के लोगों ने गणतंत्र प्रणाली की शुरुआत नहीं की, ये भी गलत हो जाएगा। ऐतिहासिक स्रोतों से एक आम आदमी के बारे में भी जानकारी मिलती है, सही है ये। आज़ादी के पहले हमारे देश की जो भौगोलिक सीमा थी, आज़ादी के बाद भी वही रह गई, गलत। तो इस चैप्टर को यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर अध्याय 2 की शुरुआत करेंगे यहाँ से, ठीक है।